हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रुद्राज व्याकरण में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी व्याकरण के समास का टॉपिक। समास को हम समझे सीखे उससे पहले आप इस चैनल में नया हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण का जो आज एक मुद्दा है वो है समास। तो समास किसे कहते हैं, क्या है समास, किस तरह से समास होता है, ये सब हम आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ सीखने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। तो देखते हैं समास। तो पहले समास किसे कहते हैं, समास की जो परिभाषा है वो परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं कि समास क्या होता है, कैसे होता है। तो आइए देखते हैं समास की परिभाषा। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। संक्षिप्तीकरण यानी कि कोई बड़ा शब्द है या कोई बड़ा वाक्य है, उसको हम जब छोटा करते हैं तो उसे हम संक्षिप्तीकरण कहता है। समास में भी यही तात्पर्य छिपा हुआ है कि जो अलग अलग 2 या 3 शब्द है उनको हम साथ जोड़कर एक छोटा रूप दे, उसे हम समास कहते हैं। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ का प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। यानी कि कम शब्दों में जो अधिक अर्थ प्रदान करता है, जो अधिक अर्थ बताता है, उसे हम समास कहते हैं। आगे देखते हैं। संस्कृत, जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत प्रयोग किया जाता है। समास रचना में 2 पद होते हैं, यानी कि कोई भी समास हो उसमें 2 पद आवश्यक है। जो पहले का पद होता है कि जिसे हम पूर्व पद से जानते हैं, और दूसरा जो पद है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। यानी कि पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। दोनों को साथ में कारक से जोड़कर जो नया शब्द बनता है जिसे हम समास के तौर पर पहचानते हैं, इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। समास के उदाहरण कि भाई समास कैसा होता है, उसके थोड़े उदाहरण है हम देखें तो कमल के समान चरण, यानी कि उसका जो एक समस्त पद बनेगा वो बनेगा चरण कमल, जो हमारा सामासिक शब्द है जिसे हम सामासिक शब्द भी कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। रसोई के लिए घर, तो रसोई घर जो हमारा सामासिक शब्द बनेगा। घोड़े सवार, तो घुड़सवार वो हमारा सामासिक शब्द बनेगा। देश का भक्त, यानी उसका सामासिक शब्द बनेगा देशभक्त। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। सामासिक शब्द या समस्त पद किसे कहते हैं, उसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा हम देखें तो जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। यानी कि जो 2 अलग अलग शब्द है जो किसी कारक से जुड़े हुए और वो जो नया शब्द बनता है उस शब्द को हम सामासिक शब्द या समस्त पद से पहचानते हैं। पूर्व पद एवं उत्तर पद, समास के अंदर जो पूर्व पद और उत्तर पद आते हैं उसमें पूर्व पद किसे कहते हैं, सामासिक शब्द के पहले पद को, यानी कि 2 शब्द दिया है उसमें से जो पहला पद है, पहला शब्द है, उसे हम पूर्व पद कहते हैं। एवं दूसरा या आखिरी
जो पद है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह। समास सीखने में विग्रह करना जरूरी होता है कि जो सामासिक पद या सामासिक शब्द हमें दिया गया है उसका जो हम सही तरीके से विग्रह करेंगे तो हम उसमें रहा जो समास है वो समास को अच्छी तरह से पहचान सकेंगे। तो समास विग्रह किसे कहते हैं कि सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। यानी कि सामासिक शब्द के जो पद है उसको हम अलग अलग करते हैं तो ये समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि माता पिता, जो माता पिता है वो एक सामासिक पद है, समस्त पद है, सामासिक शब्द है। अब हम उसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता जो उनका विग्रह है। त्यारबाद समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, उनके बाद आता है द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। समास के ये 6 भेद होते हैं। उसमें पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है वो परिभाषा को हम समझें। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के, लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप होता है। यानी कि तत्पुरुष समास जो है वो तत्पुरुष समास के पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विभक्ति का संबंध होता है और वो जब सामासिक शब्द बनता है तब उसमें वो विभक्ति का लोप है वो होता है। लेकिन जब हम तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे तो उसमें विभक्ति के जो कारक है जैसे कि को, से, के, लिए, से, का, के, की, में, पर आदि जो कारक है वो कारक हमें उसमें रखने पड़ते हैं, तभी हम तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हैं। देखते हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण। मूर्ति को बनाने वाला यानी कि मूर्तिकार, काल को जीतने वाला, कालजयी, तो यहाँ देखिए कारक है को। राजा को धोखा देने वाला, राजद्रोही, खुद को मारने वाला, आत्मघाती, मांस को खाने वाला, मांसाहारी, शाक को खाने वाला, शाकाहारी। तत्पुरुष समास के भेद, यानी कि तत्पुरुष समास है उनके भी कई प्रकार बनते हैं। तो वो भेद कौन कौन से हैं? तो कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद हो जाते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। पहले हम देखते हैं इसके भेद में तत्पुरुष समास के प्रकार। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? तो यह समास को चिन्ह के लोप से बनता है, यानी कि कर्म विभक्ति का जो कारक है उनके लोप से कर्म तत्पुरुष समास बनता है। उदाहरण जैसे कि ग्रंथकार, तो ग्रंथ को लिखने वाला। उसके बाद है करण तत्पुरुष, यानी
यह समास दो कारक चिन्हों से और के द्वारा के लोप से बनता है। यानी कि करण विभक्ति के जो कारक चिन्ह है से और के द्वारा, उनके लोप से ये करण तत्पुरुष समास है वो बनता है। जैसे कि वाल्मीकि रचित, तो वाल्मीकि के द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष समास, यह समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। यानी कि संप्रदान विभक्ति का जो कारक चिन्ह है के लिए, उनसे लोप से यह समास है ये बनता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। उसके बाद है अपादान तत्पुरुष। इस समास में अपादान कारक के चिन्ह से का लोप हो जाता है। जैसे पथ भ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट, या पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष, यह जो समास है वो संबंध कारक के चिन्ह का, के व की के लोप होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राज्यसभा, तो राज्य की सभा, अधिकरण तत्पुरुष समास। यह समास में कारक चिन्ह में और पर का लोप होता है। जैसे जल समाधि, यानी इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा जल में समाधि। अव्ययी भाव समास, अवयवी भाव की समास की जो परिभाषा है वो परिभाषा को हम समझें तो वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद है वो पूर्व पद कोई अव्यय होगा और उनके कारण जो समस्त पद है वह भी एक अवयव बन जाता है। तो ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय किसे कहते हैं? यानी कि जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव न हो, जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अवयव कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि अव्यय है वो आते हैं। उदाहरण देखते हैं। आ जन्म, तो जन्म से लेकर, यानी कि आ जो है वो पूर्व पद में अव्यय के तौर पर आया है। यथामति, यहाँ पर यथा अव्यय है और उनका अर्थ जो समस्त पद है वो समस्त पद का अर्थ बदल सकता है कि मति के अनुसार। प्रतिदिन, तो प्रति यहाँ पर अव्यय है, दिन, दिन। जैसा कि आप ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों में देख सकते हैं कि समास के प्रथम पद में आ, यथा, प्रति आदि आते हैं। यहाँ समास होने पर से के आदि चिन्हों का लोप हो जाता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अनजाने, बिना जाने। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रथम पद में यथा, अन आदि आते हैं जो कि अव्यय है एवं समास होने पर के चिन्ह का लोप हो रहा है। घर घर, प्रत्येक घर, निसंदेश, संदेश रहित, प्रत्यक्ष, आँखों के सामने, बेखटके यानी कि बिना खटके। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि प्रथम पद में नी, प्र, बे
आदि प्रयोग हो रहे जो अवयव है एवं शब्द के साथ जुड़ने के बाद पूरा शब्द अव्ययी हो जाता है, अतः यह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की जो परिभाषा है वो परिभाषा देखते हैं। वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि विग्रह के वक्त हम के समान है जो रूपी जैसे कोई एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या के समान आते हैं। उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, तो कमल के समान चरण, तो देखिए यहाँ पर के समान शब्द से हमने इसका विग्रह किया। दूसरा देखते हैं। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, तो चंद्र जैसा मुख। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि दिए गए शब्द समास पदों में पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण व विशेष्य यानी कि उपमान एवं उपमेय का संबंध है, अतः ये उदाहरण कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लालमणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, पूर्व पद उत्तर पद की या तो विशेषता बता रहा है या फिर दोनों पदों में उपमेय एवं उपमान का संबंध है। जैसे पीतांबर में आप देख सकते हैं कि वस्त्र के पीले होने की विशेषता बताई जा रही है। लाल मणि में मणि के लाल होने की विशेषता बताई जा रही है। अतः यह उदाहरण कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, ऐसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि द्विगु समास में पूर्व पद जो है वह पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण के तौर पर होता है और पूरा जो सामासिक शब्द यानी कि समस्त पद है वो तो के यानी समाहार या तो समूह का जो भाव है वो निर्देश कराते हैं। उदाहरण, दो पहर यानी कि दो पहरों का समाहार। शताब्दी यानी कि 100 सालों का समूह। पंचतंत्र यानी कि 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि सभी शब्दों में पूर्व पद एक संख्यावाचक विशेषण है एवं समस्त पद किसी न किसी समूह या फिर समाहार का बोध करा रहा है। जैसे दोपहर में पहला पद है दो जो एक संख्यावाचक विशेषण है एवं समस्त पद दोपहर यानी कि 2 पहरों के समाहार का बोध कर रहा है, अतः यह उदाहरण द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे।
चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह। त्रिकोण यानी 3 कोणों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। त्रिफला 3 फलों का समूह। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि सभी शब्दों में पूर्वपद एक संख्यावाचक विशेषण है एवं समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध करा रहा है। जैसे चौराहा का पहला वर्ण है चौ, जिसका मतलब होता है 4। 4 एक संख्यावाचक विशेषण है। चौराहा बनने पर समस्त पद 4 राहों के समूह का बोध कर रहा है। हम देख सकते हैं कि तिरंगा में पहला वर्ण है ती, जिसका मतलब 3 होता है। यह शब्द एक संख्यावाची विशेषण शब्द है, अतः यह उदाहरण द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा: जिस समस्त पद में 2 पद प्रधान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण: अनजल तो अन्न और जल, अपना पराया अपना और पराया, राजा रंक राजा और रंक। अब हम ऊपर दिए गए उदाहरणों को देखते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में देखा, यहाँ अनजल अपना पराया राजा रंक जैसे शब्दों ने मिलकर अन और जल अपना और पराया एवं राजा और रंक बनाया। इन शब्दों को समास बनने पर और योजक चिन्ह का लोप हो गया। जैसा कि हम जानते हैं, द्वंद्व समास होने के लिए दोनों पदों का प्रधान होना जरूरी है एवं समास बनाने पर योजक चिन्ह लोप हो जाने चाहिए। अंजल इस समस्त पद का समास विग्रह होगा अन और जल। जैसा कि हम देख सकते हैं कि समास होने पर और योजक लुप्त हो रहा है एवं दोनों पद ही प्रधान है, अतः यह उदाहरण द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। देश विदेश देश और विदेश, रात दिन रात और दिन, भला बुरा भला और बुरा, छोटा बड़ा छोटा और बड़ा। जैसा कि हम ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि देश विदेश, रात दिन, भला बुरा, छोटा बड़ा आदि शब्दों में दोनों पद प्रधान है एवं जब ये दोनों पद मिलते हैं तो और योजक लुप्त हो जाता है। ये विशेषताएं द्वंद्व समास की होती है, अतः ये उदाहरण द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषाएं: जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी कि बहुव्रीहि समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जो पद है वो दोनों पद की प्रधानता नहींवत हो ना हो, और जो नया शब्द, दोनों शब्द पूर्व पद और उत्तर पद जुड़कर जो नया सामासिक शब्द हमें मिलता है वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो, जिसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि गजानन, गज से आनन वाला, त्रिलोचन 3 आँखों वाला, दशानन 10 है आनंद जिसके, चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी। उदाहरण पर
गजानन, गज से आनन वाला यानी कि गणेश। जो तीसरा पद है हमारा वो है गणेश। गणेश की और ये गजानन शब्द है वो हमें संकेत दे रहा है कि जैसा कि आपने देखा ऊपर दिए गए शब्द में कोई भी पद प्रधान नहीं है, दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि पूर्व पद एवं उत्तर पद मिलकर गणेश की तरफ इशारा कर रहे हैं। गणेश का गज के समान आनन होता है। हम यह भी जानते हैं कि जब दोनों पद प्रधान नहीं होते तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अतः यह उदाहरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर समास का जो टॉपिक है, समास का जो मुद्दा है वो समाप्त होता है। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को चौक्कस लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम।